नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल-चाल, क्या चल रहा है? ऑल गुड? वेरी गुड इवनिंग बच्चे सभी लोगों को। कैसे हो? सब एकदम बढ़िया? ऑल गुड? मज़ा आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में? हाँ? और डाउट सेशन कैसा था? डाउट सेशन कैसा था? कुछ डाउट्स क्लियर हुए? अच्छा था? अच्छा। एन्जॉय कर रहे हो ना? मेरा मेन पर्पस जानना ये है कि आप लोगों को मज़ा आना चाहिए, आप लोग एन्जॉय करो। पढ़ो भी और एन्जॉय भी करो। दोनों चीज़ होंगी ना तो एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया, मज़ा आ जाएगा एकदम बिल्कुल झकास बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। एक बच्चा बोल रहा था कि आर्टिकल 4 बता दो। क्या हो गया आर्टिकल 4 में क्या नहीं समझ में आया बेटा? अगर कभी ऐसा हुआ करे तो वीडियो आपको अवेलेबल रहती तो है, देख लिया करो। देखो आर्टिकल 4 सिंपल सी एक बात कहता है कि जो भी चेंजेस हम लोग कर रहे हैं ना आर्टिकल 3 के अंदर या आर्टिकल 2 के अंदर, उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। मतलब आर्टिकल 368 के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन पास अ सिंपल लॉ, उतना काफी होगा। बस बेसिक बात यही है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो अब बात करते हैं बच्चे आज के सेशन की। अब जो हमारा आज का सेशन होने वाला है, पहले ही आप लोगों को बता देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। रीजन भी हम लोग पढ़ेंगे आज सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? सिटीजनशिप का। ठीक है, तो सिटीजनशिप एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सीएए का मुद्दा बहुत गर्म है। आप ये मान के चलिए मेरी तरफ से कि सीएए पे आंसर आने के या फिर सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट पे आंसर आने के, क्वेश्चन आने के बहुत ही अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं। अब इसमें आपका ये बहुत बड़ा फायदा है। पता है क्या फायदा है? कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया, जो मैं करवा दूंगा आज तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया बच्चों, तो मेंस में मजा आ जाएगा। मेंस में एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे लिख रहे हैं ना आर्टिकल 5 ऑनवर्ड्स, मैंने क्या सिखाया था आपको? क्या सिखाया था? कि मेरे साथ आर्टिकल की गिनती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना जो हाथ में बियर एक्ट पकड़ के समझ रहे हैं कि हमें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, नहीं 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 बेटा, यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कराने आया हूं और वही कराऊंगा। ठीक है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। तो अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और फोकस करना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बेटा जब क्वेश्चन आएगा ना मेंस में और उसका अच्छा आंसर नहीं लिखा जाएगा और वहां गिनती रह जाओगे उंगलियों पे, आर्टिकल 5 लिखूं कि 6 लिखूं समझ लो हो गया काम। समझ लो हो गया काम। ठीक है, चलो तो आज के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। अब देखो सिटीजनशिप का जो मुद्दा है, देखो वैसे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट समथिंग कि उसके लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। बस शर्त है कि दो चीजें हैं जिन पे मेजर फोकस बनता है। दे आर प्राइमरीली टू थिंग्स जिनको हमें फोकस करके चलना पड़ता है, पकड़ के चलना पड़ता है। एंड दे आर, पहली चीज तो ये कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, समझिएगा क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप को लेके। देखो सिटीजनशिप का मामला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अच्छा नहीं है मतलब इतना अप टू डेट नहीं है, ये कहना सही होगा। ठीक है, तो पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि वो तो लिखने ही पड़ेंगे। पर उसके अलावा थोड़ा बहुत आइडिया हमको अदरवाइज हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 का भी लेना पड़ता है। और क्योंकि ये 2019 वाला मुद्दा इतना गर्म है, तो हल्का सा इसको भी टच अपॉन करेंगे। तो आज की क्लास केवल कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित नहीं रहेगी। अब आप समझोगे, देखो आप लोग ना समय लोगे, चीजों को समझने में थोड़ा समय लोगे। अभी थोड़ा सा आप जिस कॉन्टेक्स्ट से या जिस दिमाग के बैकग्राउंड से आ रहे हो ना, वो बड़ा वो वाला है कि हाँ हम तो देख लेंगे, वो वाला सिनेरियो है।
धीरे धीरे आप देखना जैसे क्लास दर क्लास गुजरेंगी, आपको बहुत सटीक सटीक रियलाइजेशंस होंगे कि अरे यार, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो क्या पर्सपेक्टिव रखना होता है और हम लोग क्या सोचते थे। जैसे कि मानो सिटीजनशिप का आप आंसर लिख रहे हो, सिटीजनशिप के आंसर को अच्छे से लिखना एक कला है। उसके लिए केवल केवल आर्टिकल याद कर लेना या फिर केसेस को रट के चले जाना और उनको वहां पे उतार देना, नहीं नहीं नहीं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जिसको अगर आपने अच्छे से समझा होगा, उसके उस नर्व्स को पकड़ा होगा, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे जिसमें एक फ्लो होगा। आंसर के अंदर फ्लो होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत बच्चे ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि हम मेंस दे के आए, हमारा मेंस में हुआ नहीं, लिख के तो मैं सब कुछ आया था फिर भी नहीं हुआ, मैंने सारे आंसर अटेंड करे थे फिर भी नहीं हुआ। पता है सबसे बड़ी वजह क्या रहती है मेंस में अच्छे मार्क्स ना आने की, सब कुछ लिखने के बावजूद? वजह ये रहती है कि बच्चे जब आंसर्स को लिखते हैं ना अपने मेंस के अंदर, ऐसे लिखते हैं जैसे कि वो मैथ का कोई फॉर्मूला लगा रहे हो। जैसे कि वो मैथ का कोई फॉर्मूला लगा रहे हो। क्या करते हैं, घर से सोच के आते हैं, पहले से ही सोच के आते हैं कि फलाने टॉपिक से सवाल आएगा तो फलानी बात लिखनी है, फलाने केसेस लिखने हैं, उस केस का नाम ये है, ईयर ये है, वो रेशियो है। और जैसे ही सवाल आता है, वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं करते हैं कि हल्का सा एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, थोड़ा सा एक रिलेशनशिप समझा दूं, एक थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट कर दूं। वो क्या करते हैं, उगलना शुरू कर देते हैं तुरंत। जितने भी रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको उगल देंगे, भले ही वो शायद लिखना जरूरी भी नहीं थे सारे के सारे, फिर भी लिख देते हैं। और फिर वो सारे केस लॉस। तो वो पन्ना भरने वाली जो हमारी आदत है ना, जो हमको लगवा देते हैं ये एलएलबी में, वो हमारी छूटती नहीं है। और हमको लगता है कि हमारा तो बहुत अच्छा एग्जाम गया है मेंस में, हम तो सब कुछ लिखा है जो हमको आता था, फिर जब मार्क्स आते हैं तो मजा नहीं आता। यही मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे किसी कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और फिर कैसे उसको पन्ने पे उतारा जाता है। ठीक है, समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब आगे आने वाला जो समय है, लगभग लगभग हमारा जो 100-110 मिनट का सफर है, उसमें बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। आप ये जो दिमाग इधर उधर घुमाते रहते हो ना कि सर ये वाली बात, सर वो वाली बात, सर ये चीज, सर वो चीज, बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से एक फोकस रख के एक एक बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाने वाला हूं, जो केवल और केवल समझने वाले हैं, उसमें रटने वाला, याद करने वाला कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ गए? आ जाओ। देखो, सबसे पहली बात, सबसे बेसिक शुरू से, कि नागरिकता है क्या? वॉट इज सिटीजनशिप? हम एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में प्रोविजन बना रहा है, एक एक्ट है उसके बारे में, इतना हल्ला हो रहा है हमारे देश में उसके बारे में। ऐसा नागरिकता है क्या? नागरिकता में क्या होता है ऐसा? व्हाट इज इट? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अच्छा मेरे को एक शब्द या दो शब्द में डिफाइन करने की कोशिश करो कि नागरिकता से आप क्या समझते हो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट? मैं भारतीय नागरिक हूं या ये भारतीय नागरिक है या फिर नहीं है, तो मतलब क्या फर्क है, क्या चीज है? कुछ आता है दिमाग में? आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी मतलब अगर मैं अभिनव गोस्वामी हूं, तो ये आइडेंटिटी मेरे को तभी मिलेगी जब मैं नागरिक हूं, या फिर नागरिक नहीं होऊंगा तो मैं कुछ डब्लू हो जाऊंगा, अभिनव गोस्वामी नहीं रहूंगा। डोमिसाइल, सिविल राइट्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, हाँ, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बॉर्न इन इंडिया, हाँ, राइट्स। राइट्स पे काफी बच्चे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि राइट्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक्सक्लूसिव रिलेशन विद द कंट्री, रजिस्टर्ड, safeguarded by judiciary, full time membership, exactly, शालिनी, वेरी गुड। एक बच्चे ने एग्जैक्टली मेरे मुंह की बात छीन ली, जो मैं बिल्कुल आपको बोलने वाला था। सिटीजनशिप इज नथिंग बट अ फुल टाइम मेंबरशिप। अ फुल टाइम मेंबरशिप। क्या है ये फुल टाइम मेंबरशिप? मैं किसी भी देश का एक फुल टाइम मेंबर हूं,
को कहने का एक दूसरा तरीका है कि मैं उस देश का नागरिक हूं। अब ये फुल टाइम मेंबर होने का मतलब क्या है? फुल टाइम मेंबर होने का मतलब है बच्चों कि एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको हर एक वो अधिकार मिलेगा जो किसी भी अन्य व्यक्ति को मिलेगा मेरे देश के अंदर, या फिर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी हर एक वो जिम्मेदारी होगी जो किसी भी व्यक्ति की है इस देश के अंदर। समझे? तो मतलब अधिकार भी मेरे सारे, जिम्मेदारी भी मेरी सारी, इसलिए मैं कहलाता हूं नागरिक इस देश का, मतलब एक फुल टाइम मेंबर। मानो कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब है, ठीक है। अब उसमें दो तरीके के लोग होते हैं क्लब में। कुछ लोग तो ये होते हैं जिनको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आप पूल खेल सकते हो, जैसे कि आप कैरम खेल सकते हो, जैसे कि आप कार्ड्स वाले गेम खेल सकते हो, या फिर आप पार्क को एक्सेस कर सकते हो। पर वहां पे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उस क्लब की, उनके पास सारे राइट्स हैं। वो पूल भी खेल सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं, कार्ड्स भी खेल सकते हैं, पार्क में भी जा सकते हैं, गोल्फ भी खेल सकते हैं, स्विमिंग पूल को भी यूज कर सकते हैं, अदर वाटर गेम्स भी खेल सकते हैं, बाकी वहां पे सो भी सकते हैं, उनके पास लॉकर भी है। समझ पा रहे? जगह एक ही है, एक्सेस दोनों तरीके के लोग कर रहे हैं, पर एक का एक्सेस फुल फ्लेजेड एक्सेस है और एक का एक्सेस लिमिटेड एक्सेस है। यही फर्क है बेटा, नागरिक होने में और गैर नागरिक होने में, सिटीजन होने में या फिर नॉन सिटीजन होने में। ठीक है? तो पूर्णतः एक लीगल कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है? तो आपको हमारे भारत देश के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर बच्चों दो तरह के लोग मिलेंगे। कितने तरह के लोग मिलेंगे? दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक, और एक को हम बोलते हैं एलियन। क्या बोलते हैं? एलियन। अब ये एलियन जो है वो मूवीज वाला एलियन नहीं, जो हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं खतरनाक सा, या बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं जादू टाइप्स, वो वाला एलियन नहीं। आप जैसे, मेरे जैसे लोग, इंसान जो भारतीय नागरिक नहीं है, वो क्या कहलाते हैं हमारे कानून के अंदर? एलियन। तो अगर आप अभी रोड पे जाओगे और घूमोगे इधर उधर, तो आपको ऐसे दो कैटेगरी के लोग मिल सकते हैं बच्चों। एक को बोलेंगे सिटीजन मतलब नागरिक जो फुल मेंबर है, और एक को बोलेंगे एलियन जो फुल मेंबर नहीं है। ठीक है? क्लियर बात? यहां तक समझ में आ गया? तो दो कैटेगरी के लोग हैं। इसके बाद जो नागरिक हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो फुल मेंबर्स हैं, और फुल मेंबर्स होने के नाते उनको सारे अधिकार भी मिलते हैं और उनकी सारी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। तो दोनों चीजें हैं, गिव एंड टेक की एक्सरसाइज है। पर बच्चे जो एलियंस है ना, ये वाली जो कैटेगरी है एलियंस, जो एलियंस हैं, ये एलियंस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनिमी एलियन, और दोस्तों एक होता है फ्रेंडली एलियन। समझिएगा, दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है एनिमी एलियन, और दोस्तों एक होता है फ्रेंडली एलियन। फर्क क्या है दोनों में? है दोनों ही एलियन, मतलब दोनों ही भारत के नागरिक नहीं हैं दोस्तों, दोनों ही एलियन है। फर्क बस इतना सा है कि हम देखेंगे कि हमारे हमारे मतलब हमारे देश के, हमारे भारत देश के उस देश के साथ रिश्ते कैसे हैं जिस देश का वो व्यक्ति नागरिक है। समझिएगा, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है बच्चों। हम ये देखेंगे कि हमारे भारत देश के उस देश के साथ रिश्ते कैसे हैं जिस देश का वो व्यक्ति नागरिक है। कौन व्यक्ति? वही एलियन। क्योंकि किसी देश का तो नागरिक होगा, अगर भारत का नागरिक नहीं है तो किसी अन्य देश का नागरिक होगा।
तो हम देखेंगे कि हमारे रिलेशनशिप, हमारे देश के रिलेशनशिप उस देश के साथ कैसे है। अगर हमारा रिलेशनशिप उस देश के साथ अच्छा है, गुड टर्म्स में चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो हम बोलेंगे कि वो जो व्यक्ति है वो कौन है, वो फ्रेंडली एलियन है। कौन है बच्चों? वो फ्रेंडली एलियन है, हमारा दोस्त एलियन है। जैसे कि जादू, जादू मत समझिएगा, मजाक कर रहा हूं, पर जैसे जादू तो अच्छा था ना, तो फ्रेंडली एलियन। पर वहीं अगर वो जो देश है, जिस देश का वो व्यक्ति नागरिक है, अगर उस देश के साथ बच्चों हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एनिमी एलियन। क्या बोलेंगे? एनिमी एलियन। अब कोई हॉलीवुड की मूवी सोच लो, मुझे नाम वाम नहीं पता, जिसमें एलियन खतरनाक रहा हो, तो कौन है? एनिमी एलियन। तो सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि भारत देश के उस समय पे उस देश के साथ रिश्ते कैसे हैं। अगर हमारे देश का कोई वॉर वगैरह चल रहा है, अगर कोई युद्ध वगैरह चल रहा है, वैसी सिचुएशन में तो हम बोलेंगे कि वो एनिमी एलियन है। पर अगर सब कुछ बढ़िया है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि फ्रेंडली एलियन। ठीक है, तो अभी तक क्या सीखे हम लोग? कि हम लोगों को दो तरीके के लोग मिलेंगे हमारे देश के अंदर। एक तो मिलेंगे सिटीजन जो फुल मेंबर है, और एक मिलेंगे एलियन। और ये जो एलियन है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। अभी तक इतनी बात अगर बच्चे आप सभी लोगों को समझ में आई है, तो चैट बॉक्स में फटाफट से वाई टाइप कर दो। यहां तक अगर सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पाकिस्तान के लोग एनिमी एलियन है या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो बेटा। ठीक है, चल, वेरी गुड। आओ अब। ठीक है, चलो, ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया। अब आगे मैं आपको दो प्रिंसिपल समझाने वाला हूं। इन दोनों ही प्रिंसिपल्स को आप अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा जब आप मेंस का आंसर लिखोगे। ठीक है, वैसे ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने पहले भी दोहराई है। बच्चे, जिस पैटर्न में मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, ये वही पैटर्न है जिस पैटर्न में आपको अपना आंसर लिखना चाहिए अगर सिटीजनशिप पे सवाल आता है तो। कहने का मतलब है आप शुरुआत यहीं से करेंगे, फिर अगली बात आप ये वाली करेंगे, फिर उसके अगली बात ये होगी, ऑन ऑन ऑन, समथिंग लाइक दैट। तो इतना समय तो नहीं मिलेगा कि आप सारी बातों को लिख पाओगे जो मैं बताऊंगा, या इतनी डिटेल में लिख पाओगे, पर मोटा मोटा पॉइंटर्स ये सारे के सारे आपके आंसर में होने चाहिए और इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है? तो बिल्कुल इस पैटर्न को समझ लो और इसको फॉलो करना अपने नोट मेकिंग में भी, और कल को जब आंसर लिखोगे उसके लिए भी। ठीक है, डिट्टो तो बेटा लिख ही नहीं पाओगे आप, समझो। देखो, आप बहुत ही बचपने जैसी बात करते हो। डिट्टो लिखने को आए हो आप, फिर आपको समझाने का फायदा क्या है? फिर तो मैं पीपीटी अपलोड करवा देता हूं, ये रट लो उसको। बिल्कुल ऐसे रख के सुबह शाम पीते रहो, याद हो जाएगी, लिखा ना। बेटा समझो, समझो, इतने छोटे नहीं हो कि ऐसी बातें करोगे। आप जज बनने की तैयारी कर रहे हो, कल को जज बन गए तो देश हाथ में होगा आपके। समझो, समझ के खुद लिखना वहां पे। ठीक है, चल देखो, ये जो सिटीजनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये दो प्रिंसिपल्स पे आधारित है। दो प्रिंसिपल हैं, दो सिद्धांत हैं जिन पे ये पूरा कॉन्सेप्ट निर्भर करता है। एक तो जो सबसे कॉमन प्रिंसिपल है, जैसा आप लोग बोल भी रहे थे जब मैंने आपको सिटीजनशिप का मतलब पूछा, वो है बच्चे जस सोली। क्या है? जस सोली। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता हम देंगे इस आधार पे कि उसका जो जन्म है वो हमारे भारत देश के अंदर हुआ है। देखो, ये तो हम समझ गए कि कुछ लोग भारतीय नागरिक हैं, कुछ लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। ये भी हम लोग समझ गए कि भारतीय नागरिक होने के बहुत फायदे हैं क्योंकि सारे अधिकार मिल रहे हैं। पर बच्चे, ये भी तो समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति को हम नागरिकता क्यों देंगे या क्यों नहीं देंगे, अगर देंगे तो किस आधार पर देंगे।
पर मैं अभी आधारों पे गया नहीं हूं, वो तो आगे आएगा। मैं आपको दो प्रिंसिपल्स बता रहा हूं जो कॉमनली यूज होते हैं जब हम लोग सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ये प्रिंसिपल आपको दुनिया भर के हर देश में मिलेंगे। दिस इज नॉट समथिंग कि वो इंडिया में ही स्पेसिफिक, ठीक है। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो जस्ट सोली का प्रिंसिपल है, जो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी देश के अंदर हुआ है तो वो एक सफिशिएंट आधार होना चाहिए कि उसको उस देश की नागरिकता मिल जाए, क्योंकि जन्म होना किसी देश के अंदर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है उस व्यक्ति में और उस देश में। तो एक वो सफिशिएंट आधार है जिसके आधार पर हम लोग नागरिकता दे सकते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल है? जस्ट सोली का प्रिंसिपल। सबसे कॉमनली यूज प्रिंसिपल है जब हम किसी व्यक्ति को नागरिकता देते हैं। जैसे हम में से ज्यादातर लोग, आप जितने भी बच्चे जो क्लास को देख रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं, या आसपास के हम में से ज्यादातर लोग जो नागरिकता पाए हैं भारत की, वो इसी आधार पे पाए हैं, ठीक है। बट इसके अलावा एक और प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं जस सैंग्विनिस। इसका मतलब क्या है? इसमें बोलते हैं कि भारतीय नागरिकता का आधार प्लेस ऑफ बर्थ तो हो ही सकता है, जैसे कि जस सोली में लिखा है, उसके अलावा ब्लड टाइज मतलब रक्त से जुड़े हुए संबंध, ब्लड रिलेशनशिप्स, वो भी एक इंपॉर्टेंट आधार हो सकते हैं किसी व्यक्ति को नागरिकता देने या ना देने के किसी भी देश के अंदर। अब ये ब्लड रिलेशनशिप्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, मानो कोई व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, पर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो उसका जन्म नहीं हुआ, तो वो जस्ट सोली के कॉन्सेप्ट में कवर नहीं हो सकता। पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जस्ट एग्नेस के कॉन्सेप्ट के अंदर, उसको हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसका ब्लड टाइज के थ्रू वो हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ है। ब्लड टाइज मतलब उसका रिश्ता है, खूनी रिश्ता है अपने पापा मम्मी के साथ, और उसके जो पापा मम्मी है वो भारत के नागरिक हैं, या थे उस समय पे जब उसका जन्म हुआ। तो ब्लड टाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है किसी व्यक्ति को नागरिकता देने का, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आप हमेशा याद रखिएगा, और जहां पे भी मौका लगे जरूर इसको आप अप्लाई करिएगा अपने आंसर्स में, ठीक है। अब बच्चे हम लोग सीधे मूव करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब सही मायने में हम लोग शुरू कर रहे हैं उन प्रोविजंस को पढ़ना जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो, जब हम लोग बच्चे अपने भारतीय संविधान को देखते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारा भारतीय संविधान इस शब्द को डिफाइन ही नहीं करता। मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि बच्चे ये एक ऐसा चैप्टर है अपने भारतीय संविधान का जिससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं क्या, कोई भी नहीं होगा वैसे, अदरवाइज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत इलेबोरेटेड है, आज इतने सालों बाद भी उतना ही रिलेवेंट है जितना वो आज से 70-75 साल पहले था। पर ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, और कमी रहने की वजह शायद ये हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ये सोच रहे हो कि हम ज्यादा क्यों घुसे इस कॉन्सेप्ट में, पार्लियामेंट इस बारे में एक्ट बना देगी, पार्लियामेंट को हम लोग पावर दे रहे हैं। तो वो एक फंडा हो सकता है, वो एक सिचुएशन हो सकती है। चलो, जो भी सिचुएशन रही हो, पर हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, अभी अगर हम लोग सिटीजनशिप एक्ट वगैरह पे ना जाए, सिंपली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे रिलाय करें सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो सबसे पहली परेशानी या सबसे पहले झटका जो हम लोगों को लगता है वो इसी बात का लगता है कि हमारा भारतीय संविधान इस सिटीजन शब्द को डिफाइन ही नहीं करता है। तो पूरा चैप्टर आपने जिस कॉन्सेप्ट पे बनाया है, पूरा पार्ट 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस शब्द को ही आपने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये जो पूरा सिटीजनशिप का डिस्कशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक एक्सटेंड होता है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको शुरू में ही बता देता हूं जिससे आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो, कि बच्चे ये जो नागरिकता है ना, नागरिकता, ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। और ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल 11 में। तो आर्टिकल 11 देखो, मैंने पहले ही बता दिया, बाद में मत कहना कि सर आर्टिकल 11 रह गया, सबसे पहले ही आर्टिकल 11 पढ़ा रहा हूं। और आप भी अपने आंसर में सबसे पहले आर्टिकल 11 ही लिखना, क्योंकि छोटी सी बात है।
अब आप बोलोगे कि सर ये आपने हमको सबसे पहले क्यों बता दिया कि नागरिकता जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, ये सबसे पहले जानना क्यों जरूरी है? वही वाली बात दोबारा रिपीट करूंगा। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के दिमाग में ये था कि हम नागरिकता के ऊपर केवल उतने ही प्रावधान बनाएं जो उस समय के लिए जरूरी हैं। और उस समय से मतलब मेरा क्या है? पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पार्टीशन हो रहा है तो पार्टीशन से का जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा था उससे रिलेटेड जो जरूरतें थी केवल उनकी पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने ये आर्टिकल 5 to 11 बनाए थे। बेसिकली जो मुद्दा है सिटीजनशिप का मेन, वो हमने पार्लियामेंट के हाथ में ही छोड़ा है। और ये बात हमको कहां मिली? आर्टिकल 11 के अंदर, जिसने बोला नागरिकता एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर होगा जो यूनियन लिस्ट के अंदर गिरेगा। और यूनियन लिस्ट के गिरने के अंदर मतलब है कि केवल और केवल पार्लियामेंट के पास पावर होगी इसके संबंध में कानून बनाने की। अभी तक हम लोगों ने ये चीज कवर की नहीं है। देखो, जब मैं आपको फेडरल सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं राज्य में और केंद्र में, तब हमारा डिस्कशन होगा बच्चे 2-3 प्रावधानों पे, जैसे कि आर्टिकल 245, आर्टिकल 246। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7। उस शेड्यूल में दी गई 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये पूरा मुद्दा, एक पूरा सेशन जाएगा इसके डिस्कशन के ऊपर। पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है इस संबंध के बारे में तो इस बारे में तो ये समझने की कोशिश करिएगा बेटा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब कानून बनाने की जो ताकत है, उसका बंटवारा करता है राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में। क्यों करता है बंटवारा? क्योंकि हम लोग एक फेडरल कंट्री हैं, ठीक है, जहां पे राज्य सरकारें भी काम करती हैं और केंद्र सरकार भी काम करती है, तो बंटवारा करना तो जरूरी ही था। और बंटवारा किया गया है शेड्यूल 7 के अंदर। और कैसे किया गया? 3 लिस्ट बना के, 3 सूचियां बनाई हैं हम लोगों ने। कौन कौन सी सूचियां हैं? एक है यूनियन लिस्ट। उस यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं जिन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में बच्चों केवल और केवल पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता। इसी तरीके से एक और लिस्ट है जिसको हम लिस्ट 2 भी बोलते हैं प्यार से, वो होती है स्टेट लिस्ट। उसमें बच्चों एक ऐसे मुद्दे लिखे हुए हैं जिसके बारे में केवल और केवल राज्य के पास पावर है कानून बनाने की। केवल और केवल राज्य के पास है। आमतौर पर पार्लियामेंट उसके संबंध में कानून नहीं बनाएगा, आमतौर पर। फिर तीसरे नंबर पे एक और लिस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हैं वो ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसके संबंध में पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है बच्चों, और राज्य की विधायिकाएं भी बना सकती है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स भी बना सकती हैं। पर उसमें एक नियम है, वो नियम ये है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है पार्लियामेंट भी कानून बना दे और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना दे, तो जो कानून जीतेगा, जिसको ज्यादा मान्यता दी जाएगी, वो पार्लियामेंट के कानून को दी जाएगी। अगर दोनों में क्लैश होता है, दोनों में कंफ्लिक्ट होता है तो ये नियम है, ये नॉर्मल से प्रिंसिपल्स है। सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्पेसिफिकली यूनियन लिस्ट का पार्ट है। मतलब कि सिटीजनशिप के संबंध में केवल और केवल पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की। और यही वजह है कि हम जो सिटीजनशिप एक्ट डिस्कस करेंगे 1955 वाला, वो एक ऐसा कानून है जिसको पार्लियामेंट ने ही बनाया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई जो मैंने आपको अभी ब्रीफ में बताई। देखो, अभी जो बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन होगा इस पूरे लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो तो तभी होगा जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। पर अभी नागरिकता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जितना जरूरी था मैंने लगभग आपको बच्चों बता दिया है। ठीक है, यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। आर्टिकल 11, ठीक है। अब देखो, अब शुरू हो जाओ। अब आप लोग कमर कस लो अपनी अब आप लोग कमर कस लो अपनी, क्योंकि अब जो आगे आर्टिकल्स आने वाले हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका बिल्कुल दिमाग का दही कर देंगे पर दिमाग का दही ना हो इसलिए मेरी तरफ पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके सुनना। अगर आपने सुना तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक और बात की गारंटी देता हूं, अगर आपने नहीं सुना
तो कितनी भी कोशिश करना खुद से पढ़ने की, बहुत मुश्किल में समझ में आएगा, बहुत मुश्किल में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। आर्टिकल 5 बात करता है नागरिकता की, सिटीजनशिप की, जो लागू होगी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, मतलब जब हमारा भारतीय संविधान कमेंस हो रहा है, लागू हो रहा है, उस समय से संबंधित है। और ये बड़ा सिंपल सा आर्टिकल ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो डोमिसाइल्ड है और जिसका जन्म हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, हर वो व्यक्ति जो डोमिसाइल्ड है और जिसका जन्म हुआ है इंडिया के अंदर, मतलब भारत के अंदर, उनको नागरिकता दी जानी है, उनको नागरिकता दी जानी है। और केवल इतना ही नहीं कि डोमिसाइल भी है और जन्म भी हुआ है तो कोई बात है ही नहीं, उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जो केवल डोमिसाइल्ड है भारत के अंदर, उसका भले ही जन्म भारत के अंदर ना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता मिल जाएगी अगर उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग नागरिकता दे देंगे। समझे? बड़ी सिंपल सी बात है, दो कैटेगरी में बांट दो। अभी समझा रहा हूं, डोमिसाइल का मतलब समझा रहा हूं, अभी बस आर्टिकल के भाषा को समझो। पहला कैटेगरी कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म भी हुआ है भारत में और साथ ही साथ वो डोमिसाइल्ड भी है भारत में, तो ले लो नागरिकता। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो डोमिसाइल्ड तो है पर जिसका जन्म नहीं हुआ है भारत में, उसको भी नागरिकता मिल सकती है, उसको भी नागरिकता मिल सकती है अगर उसके माता या पिता में से किसी का जन्म हुआ था भारत में। याद करो प्रिंसिपल्स, दो प्रिंसिपल्स, जस सोली एंड जस सेग्नस आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, देखो यहां पे। अब जैसा आपने पूछा डोमिसाइल का मतलब क्या है, बॉर्न का तो मतलब आप समझ गए, जन्म लेना भारत की टेरिटरी के अंदर। भारत के अंदर जन्म लेने का मतलब क्या है, भारत की टेरिटरी के अंदर जन्म लेना। और भारत की टेरिटरी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी जब हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर किए थे। ठीक है, अब ये डोमिसाइल वाली बात है, इसको समझो। देखो डोमिसाइल एक शब्द होता है और एक शब्द होता है रेसिडेंस। ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द होता है डोमिसाइल, ठीक है, जो आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है। एक शब्द होता है रेसिडेंस, ठीक है। ये बड़े मिलते जुलते से शब्द हैं और आपको दोनों ही शब्द देखने को मिलेंगे जब आप नागरिकता का कानून पढ़ोगे, पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है मैं समझा देता हूं। देखो ये जो रेसिडेंस शब्द है ये एक आम शब्द है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे रहता है तो हम मान लेंगे कि वो वहां पे रिसाइड कर रहा है, मतलब वो रेसिडेंस कर रहा है वहां पे। तो अगर कोई भी व्यक्ति मानो भारत में रह रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो डोमिसाइल्ड हो इंडिया में। हाँ, पर ये बोल सकते हैं अगर वो भारत में रह रहा है तो वो रेसिडेंट है, इंडिया में रेसिडेंट है, ये बोल सकते हैं। तो फिर फर्क क्या है, कब मानेंगे कि एक व्यक्ति जो रेसिडेंट है वो डोमिसाइल्ड हो जाएगा? क्या फर्क है एक ऐसे व्यक्ति में जो डोमिसाइल्ड है और एक ऐसे व्यक्ति में जो रेसिडेंट है? क्या फर्क है? बहुत छोटी सी बात का फर्क है। हम देखते हैं इंटेंशंस। अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, भारत की टेरिटरी में रह रहा है और रहते वक्त उसकी इंटेंशन ये है, उसका आशय ये है कि वो भारत में ही बसना चाहता है, भारत में ही रहना चाहता है हमेशा के लिए, तब बच्चे हम लोग उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति डोमिसाइल्ड है। तो भारत में रहना और साथ के साथ ऐसी इंटेंशन होना कि वो परमानेंटली यहीं बसना चाहता है, ये बनाता है डोमिसाइल। पर वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति रह तो भले ही भारत में रहा है और हो सकता है लंबे समय से भी रह रहा हो, पर अगर उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो हमेशा के लिए भारत में बसना चाहता है, बल्कि उसका पर्पस ये है कि वो अभी नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद वापस चला जाएगा जहां से वो आया है या फिर कहीं और चला जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग रेसिडेंट तो बोल सकते हैं पर उसको डोमिसाइल्ड नहीं बोल सकते। और इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 5 है
वो इसी बात को समझा रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप डोमिसाइल्ड हो मतलब अगर आप भारत के अंदर रह रहे हो और इस आशय से रह रहे हो कि आप यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना चाहते हो और उसके साथ साथ आपका जन्म भी हुआ है भारत में, तो आपको नागरिकता मिल ही जाएगी। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत में रह रहे हो और इस आशय के साथ रह रहे हो कि आप यहीं बसना चाहते हो मतलब डोमिसाइल्ड हो, भले ही आपका जन्म भारत में ना हुआ तो भी आपको भारतीय नागरिकता दे देंगे अगर आपके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ था। ठीक है, आ गया समझ? ये वाली बात समझ में आई जो मैंने अभी आपको बोली? अब एक छोटी सी बात, कोई भी व्यक्ति जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के नाते 5 साल से ज्यादा भारत में रह रहा है या रह लिया है, ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता हम लोग दे देंगे। ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग नागरिकता दे देंगे। मतलब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहां पे पहली बार हमारा भारतीय संविधान एक क्राइटेरिया बता रहा है, और किस पे आधारित है वो क्राइटेरिया? नंबर ऑफ ईयर्स पे। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है 5 सालों से स्पेसिफिकली बता दिया, तो ऐसा व्यक्ति भी अगर चाहे तो भारतीय नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी मर्जी है। अगर वो चाहेगा कि मैं भारत में ही बसना चाहूंगा, मतलब उसकी डोमिसाइल वाली अगर इंटेंशन होगी तो वो कर देगा अप्लाई, अदरवाइज नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया हम लोगों ने। तो टोटल अगर आर्टिकल 5 की बात करें तो समझने वाले 3 सिचुएशंस हैं, और तीनों सिचुएशंस को इंडिपेंडेंटली समझना, कंफ्यूज मत होना तीनों में एक साथ। पहला क्राइटेरिया सबसे सीधा है कि कोई व्यक्ति डोमिसाइल्ड भी है बच्चों, कोई व्यक्ति डोमिसाइल्ड भी है और उसका जन्म भी भारत में हुआ है, मिल गई नागरिकता, कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कोई व्यक्ति डोमिसाइल्ड तो है पर उसका जन्म नहीं हुआ है भारत में, तो यहां पे हम ये मांग रहे हैं कि कम से कम उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ। और तीसरी सिचुएशन अलग है, वो थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी व्यक्ति जो रह रहा है भारत में और 5 सालों से रह रहा है, हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं बता रहे कि जन्म हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं बता रहे कि उसके पापा मम्मी कुछ इंडियन हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सिंपली बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है, पिछले 5 सालों से रह रहा है, तो वो अगर चाहे तो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। पर याद रखिएगा, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि आर्टिकल 5 का जो पर्सपेक्टिव है वो केवल उस नागरिकता के संबंध में है जो नागरिकता दी जा रही है उस समय पर, या वो नागरिकता जो रिकॉग्नाइज करी जा रही है उस समय पर जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो रहा है, मतलब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है। तो पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आज आप जाके इन आधारों पे नागरिकता ले पाओगे, नहीं नहीं नहीं। दिस वॉज लिमिटेड टू ओनली दो सिचुएशंस। उस पर्सपेक्टिव में जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो रहा था उस समय पे इन 3 आधारों पे हम लोगों ने नागरिकताएं दी, लोगों को नागरिकताएं दी। तो वही मैंने आपको बताया ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्सपेक्टिव है सिटीजनशिप का, वो उस समय से ज्यादा जुड़ा हुआ है आज के समय के मुकाबले। ठीक है, समझ में आ गया? आर्टिकल 5 तीनों पॉइंट समझ में आ गए? बता दो जल्दी से, फिर मैं आर्टिकल 6 पे मूव करूंगा क्योंकि आर्टिकल 6 थोड़ा सा कठिन है। 5 क्लियर है सभी लोगों को? कहीं पे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं? और तो कोई नहीं, सब बढ़िया? चलो, वेरी नाइस। बिल्कुल, देखो चिंता करनी ही नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे, धीरे धीरे छत तक पहुंच जाएंगे। है ना? फिर उतर के नहीं आएंगे नीचे, फिर छत तक ही रहेंगे एग्जाम तक। ठीक है, चल आ जाओ। इसके बाद आता है बेटा आर्टिकल 6। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 को ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 6 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने
माइग्रेट किया इंडिया के अंदर, माइग्रेट किया, अब पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, माइग्रेट किया इंडिया के अंदर 19 जुलाई, मुझे लग रहा है ये 1948 था शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसने माइग्रेट किया इंडिया के अंदर 19 जुलाई 1948 से पहले, एक बार स्टैट्यूट में चेक कर लेना बच्चे, मुझे बता देना 48 है 49 है, 48 है ना, हाँ, 1948 से पहले ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा अगर 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 उसके माता या पिता मतलब पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी, उनका जन्म भारत के अंदर हुआ था। तो समझिए, यहां पे ईयर्स का क्राइटेरिया नहीं बताया है, जैसा कि अभी हम लोग आर्टिकल 5 में पढ़ के आए ना, 5 साल से रह रहे हो इंडिया में, नहीं नहीं नहीं, यहां पे दूसरा क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया क्या है? तारीख, स्पेसिफिक डेट जो आपको याद करनी पड़ेगी, एंड द डेट इज 19 जुलाई 1948। तो हर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हर कोई व्यक्ति जो भारत के अंदर प्रवास कर गया, मतलब भारत के अंदर माइग्रेट कर गया इस तारीख से पहले, ऐसे हर एक व्यक्ति को अपने आप, समझिएगा, ऐसे हर एक व्यक्ति को अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी अगर अगर उसके माता या पिता में से कोई या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई अगर भारत के अंदर जन्मा था तो, या तो पेरेंट्स में से कोई या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई अगर भारत के अंदर जन्मा था, तो ऐसे व्यक्ति को जो 19 जुलाई 1948 से पहले हमारे भारत के अंदर प्रवास कर गया, उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। ये पहली बात है अभी, बस ये केवल पहला पॉइंट है, ठीक है, हाँ, पहला पॉइंट। अब आप दूसरी बात पे, वो लोग जो इंडिया में प्रवास करते हैं, इंडिया में माइग्रेट करते हैं इस तारीख के बाद, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद, तो ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली, ये वाला जो शब्द है ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप नागरिकता नहीं मिल जाएगी जैसे इन लोगों को मिल रही थी। इन लोगों को भी नागरिकता मिल सकती है अगर वो लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, मतलब उन्हें अपना भारतीय नागरिक होने के नाते रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, और उनका अगर रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य होगा बच्चों, तभी तभी भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब देखो, बच्चे का सवाल कह रहा है कि सर इंडिया डिवाइडेड या अनडिवाइडेड? सोचो, कौन सी तारीखों की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और कौन सी तारीख पे इंडिया डिवाइडेड है या अनडिवाइडेड है? थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये जो दूसरी परिस्थिति है वो क्या कह रही है? दूसरी परिस्थिति कह रही है बेटा कि अगर आप इस तारीख के बाद आए हो तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको भगा देंगे या फिर आपको भारतीय नागरिकता नहीं देंगे, मिल सकती है, बशर्ते आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, यहां तो ऑटोमेटिकली हो रहा था मामला,
यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन मतलब जब तक आपको सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आप नागरिक नहीं बन पाओगे, सीधी सी बात ही है। ठीक है, क्लियर है? हो गई दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात में। तीसरी बात बच्चे हमको देखने को मिलती है आर्टिकल 7 के अंदर। पहले आर्टिकल 7 पे जंप करूं उससे पहले बताओ, आर्टिकल 6 के अंदर दोनों बातें समझ में आ गई? जुलाई 1948 से पहले की स्थिति और बाद की स्थिति दोनों समझ में आ गई, क्योंकि दोनों ही लिखनी होगी एग्जाम में। पहले प्री जुलाई, फिर पोस्ट जुलाई। ठीक है, हाँ सेम है बेटा, यहां पे भी पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पे भी पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फर्क क्या है, यहां पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी, यहां पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। जो डिफरेंस आया है ना डेट की वजह से, वो ऑटोमेटिकली में और रजिस्ट्रेशन में आया है, बाकी सारी बातें सेम। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 7 को। आर्टिकल 7 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, अब देखना तारीखों पे तारीख आएंगी, कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 मतलब 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट करता है भारत की टेरिटरी से ऐसी टेरिटरी के अंदर जो टेरिटरी अब पाकिस्तान के अंदर आती है, तो ऐसे व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे व्यक्ति को हम भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 5 के अंदर या 6 के अंदर, कि किसको हम लोग भारतीय नागरिक मानेंगे। अब हम पहली बार एक ऐसे प्रावधान की चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति की चर्चा कर रहे हैं बेटा, जहां पर हम किसी को भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। और वो क्या आधार है कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारतीय टेरिटरी को छोड़कर पाकिस्तानी टेरिटरी में चला गया है, तो ये व्यक्ति अब भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, ये व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। समझ में आ गई पहली बात? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। पर हर जगह आएगा, और ये पर ही याद रखना है आप लोगों को। पर अगर यही व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारतीय टेरिटरी को छोड़कर पाकिस्तानी टेरिटरी में चला गया था, अगर यही व्यक्ति वापस आ जाता है, और वापस आता है परमिट ऑफ रीसेटलमेंट के साथ या फिर परमानेंट रिटर्न के साथ, जिसको किसी अथॉरिटी ने जारी किया हो कानून के तहत, किसके तहत? कानून के तहत, तो ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब सुनना बड़े ध्यान से। देखो, पहले हमने एक जनरल स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया और बोल दिया कि 1 मार्च 1947 का क्राइटेरिया है, हर एक व्यक्ति जो इस तारीख के बाद इंडियन टेरिटरीज को छोड़ के पाकिस्तानी टेरिटरीज में जाएगा, वो सिटीजन नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि अगर वही व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तानी टेरिटरी में गया था, अगर वो व्यक्ति वापस आ जाता है, तो पहली बात तो ये समझिए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक वापस नहीं आ सकता है, और अगर अपनी मर्जी के मुताबिक वापस आ गया तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। वो वापस भी आ गया, और वो वापस आया है कानूनी तौर तरीके से। कानूनी तौर तरीके से मतलब कानून के द्वारा स्थापित
किसी अथॉरिटी ने, किसी संस्था ने उसको वापस आने की परमिशन दी है, परमिट दी है, और उस परमिशन परमिट के अंदर वो व्यक्ति बच्चों वापस आया है, तब जाके हम उस व्यक्ति को मानेंगे कि वो भारतीय नागरिक है। तो अगर आप गए थे 1 मार्च के बाद और आप वापस आ गए और आपको परमिशन भी मिल गई वापस आने की, मतलब अथॉरिटी ने आपको अलाउ किया, in that situation you would be considered a Indian citizen. You would be considered a Indian citizen. देखो यहां पे रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी चीज जो लिखी ना हो अपनी तरफ से प्रिज्यूम नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, यहां पे बात है परमिट की, यहां पे बात है परमिशन की। अगर परमिट है तो आप भारतीय नागरिक हो गए। यू डोंट नीड टू सीक एनी रजिस्ट्रेशन अलग से, जैसा आपको वहां आर्टिकल 6 में करना पड़ रहा था। और परमिट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्राइटेरिया अलग है और उनको अलग ही रखना है अपने दिमाग में। कहीं का कुछ मत करके आना एग्जाम के अंदर, ठीक है। अथॉरिटी बेटा क्या बात करते हो, पाकिस्तान की अथॉरिटी देगी क्या परमिशन? इंडिया की देगी। देखो जब इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो कई सारी अथॉरिटीज डेवलप हुई कानून के अंदर जो इस काम को कर रही थी। हमको बस चाहिए कि एक कानून के द्वारा स्थापित अथॉरिटी हो जिसके पास ये रीसेटलमेंट की परमिशन देने की पावर हो और उस अथॉरिटी से ये रीसेटलमेंट की परमिशन ली गई हो। बस ये अगर 3 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, वी आर गुड टू गो। ना किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी का नाम लिखा है, ना ही किसी स्पेसिफिक कानून का नाम लिखा है। तो हमको बस उतना ही समझना है जितना भारतीय संविधान हमसे कह रहा है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, अननेसेसरी डिटेल्स में जाने लग जाओगे, टाइम खराब करोगे अपना एग्जाम। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब आओ आर्टिकल 8 में। पहले बता दो आर्टिकल 7 समझ में आ गया। 1 मार्च 1947 के बाद जाने का नतीजा क्या होगा, और अगर वापस आना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। यहां तक सब समझ में आ गया। केवल नागरिकता पे फोकस करो बेटा। आपको वही मैंने बोला ना, आपको जो अपना, देखो आप धनुष लेके खड़े हो और आप पेड़ मत देखो, आप चिड़िया मत देखो, आप चिड़िया की आंख देखो, ठीक है। क्योंकि जब आंसर लिखेंगे वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वी नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। ओवरऑल पॉलिटिक्स क्या थी, पार्टीशन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हो रहा था, किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं हमारा इन सारी बातों से, ठीक है। केवल जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो समझ में आना चाहिए और वही एग्जाम में बेटा लिख के आना है, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां तक सब ठीक है। अब देखो अगला आर्टिकल, अगला आर्टिकल मतलब आर्टिकल 8, इसको बड़ा ध्यान से देखना। मानो बच्चों कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो इंडियन ओरिजिन का है, एक नया शब्द, कोई भी व्यक्ति है जो इंडियन ओरिजिन का है, जो भारत में नहीं रहता, भारत से बाहर रहता है, जो या फिर जिसके मां बाप या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है एक भारतीय नागरिक होने का। और ये रजिस्ट्रेशन उसको कहां पे कराना होगा, जिस भी देश में वो है उस देश के अंदर जो भी इंडियन एम्बेसी है, वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है जो नागरिकता का ही काम करता है। आपको वहां पे जाके फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो पहले तो समझिए
कि सेक्शन 8 है किन लोगों के बारे में। सेक्शन 8 एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो व्यक्ति भारत में नहीं रह रहा है, पहली बात तो ये। तो वो जो डोमिसाइल वाला कॉन्सेप्ट या फिर रेसिडेंस वाला कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 8 को। आर्टिकल 8 स्पेसिफिकली एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है बच्चों जो भारत में नहीं रह रहा है, पहली चीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब वो भारत में तो नहीं रह रहा है, तो अब उसको नागरिकता किस आधार पर दें? अब नागरिकता के कुछ आधार हैं। क्या है? या तो ये हो सकता है कि उस व्यक्ति का खुद भारत में जन्म हुआ हो। अगर उस व्यक्ति का खुद भारत में जन्म हुआ हो, भले ही वो अब भारत में नहीं रहता, तो ऐसा व्यक्ति इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकता है और भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपना। मानो एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत में रहता भी नहीं है और बच्चों उसका जन्म भी नहीं हुआ, उसका बर्थ भी नहीं हुआ इंडिया में, फिर क्या करें? अब हम देखेंगे क्या उसके पेरेंट्स में से किसी का, उसके फादर या मदर में से किसी का, माँ या बाप में से किसी का भारत के अंदर जन्म हुआ था क्या? अगर हुआ था तो फिर से वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपना, दोनों में से किसी भी एक का हुआ हो। अगर ये भी सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसका भी जन्म नहीं हुआ, उसके पिताजी माताजी का भी जन्म नहीं हुआ, फिर हम जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स पे और देखेंगे क्या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म हुआ था क्या भारत में ऐसे व्यक्ति के। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है इस आर्टिकल के अंदर। पर अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन, अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है तो गड़बड़ है, फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आर्टिकल 8 में ये चाहिए कि आप इंडिया के अंदर ना रहते हो और फिर आपका जन्म या आपके पेरेंट्स में से किसी का जन्म या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म इंडिया में हुआ। ऐसा अगर है तो आप जाके रजिस्ट्रेशन सीख कर सकते हो उस देश की एम्बेसी में जहां पे भी आप रह रहे हो। ये बच्चे हो गया आपका आर्टिकल 8 का कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, अभी ऑल क्लियर? अभी तक आर्टिकल 8 समझ में आ गया है? कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? ये तो इजी सी बात है। देखो कुछ भी नहीं करना है आपको ना, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना ही नहीं है ज्ञान के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, सीधा सीधा देखो हर आर्टिकल के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर उन रिक्वायरमेंट्स को आप समझ पा रहे हो तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अगर उन रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ पा रहे हो तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि इन दी एंड जब आप लिखोगे आंसर, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा। आप पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक्सप्लेन कर पाओ, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा, एक एक, दो दो, तीन तीन शब्दों में। तो बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को समझो। ठीक है, यहां तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, 2 घंटे ज्यादा हो जाते हैं, क्या करें फिर? आधा आधा घंटा, हाँ मैं आया करूं रोज 5 मिनट एक जोक सुनाया करूं आप लोगों को। हाँ, 5-5 मिनट रोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आज एक नया जोक सुनाया जाएगा। हाँ अभी मैं जब ये पिछला वाला आर्टिकल पढ़ा रहा था, अब देखो थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है। अब मैं ये पिछला वाला आर्टिकल पढ़ा रहा था आप लोगों को, ये वाला आर्टिकल 8 वाला, तो जब मैंने पेरेंट्स वाली बात पढ़ी तो मैंने बोला कि माँ बाप में से आपका कोई भी है जो इंडियन, तो माँ बाप जब मेरे मुख से निकला तो मेरे दिमाग में पता है वो मूवी का सीन आ गया। कौन सी मूवी थी वो, एक तो बड़ी बुरी बीमारी है, मुझे मूवी का नाम भूल जाता हूँ। उसमें वो एक्टर है राजपाल यादव, वो छोटा सा एक्टर जो है, और वो एक्टर है शाहिद कपूर एक्टर है। वो शाहिद कपूर बोल नहीं पाता है। कौन सी मूवी है वो? बहुत फनी मूवी है। तो उसमें उसमें एक सीन है कि वो हॉस्पिटल में हाँ हाँ हाँ, छुप छुप के, सॉरी हेरा फेरी नहीं, छुप छुप के। तो उसमें हॉस्पिटल के अंदर वो शाहिद कपूर पड़ा हुआ है, मतलब बेहोश है, और मतलब ये हाँ, परेश रावल भी है उसमें।
तो द पॉइंट इज कि इन लोगों को पता नहीं है कि वो बंदा कौन है, उससे कैसे हम लोग ट्रेस आउट करें कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या है। तो तो परेश रावल और राजपाल यादव दे वर प्लानिंग कि कैसे पता लगाया जाए। तो तो उनमें कुछ, मतलब मुझे पूरी एग्ज़ैक्टली याद नहीं है सीन, कुछ ऐसा होता है कि क्या तुमको पता है कि इसके माँ-बाप कौन है? तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो वो तो इससे पूछ लेंगे। तो वो कहता है कि ये कैसे बताएगा? कहता है वो तो वो जानते होंगे ना कौन इसके माँ-बाप, तो इसके मतलब वो तो इससे मतलब ऐसा ही था कि कुछ मतलब सर्कुलर आर्ग्यूमेंट था कि इससे पूछ लेंगे, इससे नहीं पूछ लेंगे तो इसके पापा से पूछ लेंगे, इससे नहीं पूछ लेंगे तो उसकी मम्मी से पूछ लेंगे। तो सब कुछ मतलब सर्कुलर घूम रहा था। मतलब बहुत फनी सीन है, उसको देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है? चलो, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इसका, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, वो बस यही है, इतना सा है कि भारत से बाहर हो तो इनमें से कोई 3 क्राइटेरिया आपको सैटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है? चलो, आ जाओ आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 को देख लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति है जो वॉलंटैरिली, जानबूझ, इसको देखिएगा बेटा, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी व्यक्ति जो वॉलंटैरिली एक्वायर करता है नागरिकता किसी भी विदेशी देश की, ऐसे व्यक्ति को हम भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब आपके पास कैसे एमसीक्यूज आएंगे आप समझिएगा। आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है या सिंगल सिटीजनशिप को इंप्लीमेंट करता है। और आपको ऐसे ही ऑप्शन में दे देंगे आर्टिकल 5, 6, 7, 8 या फिर ऐसे करके, जिसमें 9 वुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 9 होगा। रीजन भी आर्टिकल 9 कहता है कि मानो अगर कोई व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक है, यहां पे भारतीय नागरिकता के एक्विजिशन की बात नहीं कर रही जैसे हम लोग पिछले आर्टिकल्स में कर रहे थे। यहां पे स्थिति यह है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है बच्चों। अब भारतीय नागरिकता होने के बावजूद अगर वो व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो हम ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि एक ही व्यक्ति भारतीय नागरिक होने के साथ साथ किसी अन्य देश का भी नागरिक हो। और यहीं से आइडिया निकल के आता है क्या? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बस यही छोटी सी इसमें बात कही गई है। ठीक है, अब देखो बेटा आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? ये कहता है हर एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है या फिर माना जा रहा है किसी भी प्रावधान के अंदर जो भी हमने पढ़े। ध्यान से देखिएगा, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन। मतलब अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा इस पार्ट में, ऐसे लोग भारतीय नागरिक बने रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये बात भी सही है कि इस संबंध में अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकता है। अब समझिएगा आर्टिकल 10 का कंसर्न, क्योंकि जब तक आप इसका कंसर्न नहीं समझोगे इस प्रावधान को नहीं समझ पाओगे। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारे देश का हो गया पार्टीशन, लोगों का बहुत बुरा हाल, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी है कि हमको ये जो भारतीय नागरिकता मिल रही है इन सारे आर्टिकल्स के अंदर, ये हमेशा हमारे पास रहने वाली है या कल को अगर फिर से कोई और स्थिति बिगड़ी या कोई और परेशानी हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि ये नागरिकता हमसे छीन ली जाए। जेन्युइन कंसर्न है। तो ये आर्टिकल 10 वही भरोसा देने के लिए बनाया गया है और बोला जा रहा है सभी लोगों से जिनको भारतीय नागरिकता दी गई है कि आप परेशान ना हो दोस्तों। हर एक व्यक्ति जिसको भारतीय नागरिकता दी गई है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर,
उसकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, उसकी भारतीय नागरिकता आम परिस्थिति में छीनी नहीं जाएगी, खत्म नहीं की जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नागरिकता के संबंध में कोई कानून नहीं बनेगा या नागरिकता के मामले को पार्लियामेंट रेगुलेट नहीं कर सकती है, कर सकती है। पर मोटे तौर पर ये हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, ये हम लोग आप लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि आपकी नागरिकता हम लोग नहीं छीनेंगे। पार्लियामेंट चाहेगी तो नागरिकता पे कानून बनाएगी, जो भी छोटा मोटा उसको रेगुलेशन करना होगा वो कर सकेगी साथ के साथ। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो दोनों बातों को इंपॉर्टेंस दे रहा है। जो नागरिकता दे रहा है हमारा भारतीय संविधान, उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, और दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट की पावर है कानून बनाने की भारतीय नागरिकता के संबंध में, उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। दोनों का एक अच्छा मिश्रण है, एक अच्छा बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है? अभी बता दूं, सीए समझ गए, नागरिकता समझ गए? हाँ, लिख लोगे क्वेश्चन? यही तो परेशानी है आप लोगों की, अभी कंट्रोल नहीं होंगे नर्व्स और एग्जाम में बैठ के रोएंगे। हाँ सर, सर क्या करें सर, हो ही नहीं रहा है सर, इतने साल हो गए सर। देखो, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है आर्टिकल 10, और वो क्या कह रहा है कि जिन भी लोगों को भारतीय नागरिकता हम लोग दे रहे हैं इस पार्ट 2 के अंदर, उनकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, और साथ के साथ पार्लियामेंट के पास भी पावर होगी कि वो कानून बना के भारतीय नागरिकता के मुद्दे को रेगुलेट कर सकेगा। बस, दैट्स इट। बस ये दो बातें, और कुछ नहीं है। अब बता दो फटाफट से चैट बॉक्स में, वाई टाइप करके बता दो, आर वी ऑल क्लियर? समझ आ गया। और 11 तो मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिकल 11 क्या था, फटाफट से याद करो कि जो सिटीजनशिप है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, मतलब पार्लियामेंट उसके संबंध में कानून बनाएगी। अब यहां पर इस पॉइंट पर जहां पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो पार्ट 2 है, मतलब आर्टिकल 5 से लेके जो 11 तक प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप से जुड़े हुए, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। पर आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं लग रहा ना? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आधी अधूरी सी बात हुई है? अभी तो मतलब कुछ डिस्कस ही नहीं किया। किसी आर्टिकल में कोई तारीख बता दी, किसी आर्टिकल में बोल दिया 5 साल, और बोल रहे हैं कि इसको नागरिकता दे दो, बोल रहे हैं इसको मत दो, पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हुई नहीं, कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं। यही सच्चाई है जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था ना, कि ये इकलौता पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको पढ़ के आप डिससेटिस्फाइड निकलोगे। क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो उस समय को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। किस समय को? जब ये भारतीय संविधान लागू हो रहा है, और वो जो पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपको असल में नागरिकता समझनी है, वो आपको समझनी पड़ेगी सिटीजनशिप एक्ट के माध्यम से, जिसको अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ऑल गुड। देखो, जो भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 5-8 में डिफरेंस क्या है या 6-7 में सिमिलैरिटी क्या है, समझो। देखो बच्चे, मेरी तरफ देखो, बहुत ध्यान से देखो। जब आप आंसर लिखोगे ना, आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आप जब पहला पार्ट लिखोगे अपने मेन बॉडी का, उसमें आपको ये सारे प्रोविजंस लिखने होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, चौंकना मत। ये जितनी भी बात मैंने आपको बताई ना, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की, ये ज्यादा से ज्यादा 2 पैरा में लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखनी है, क्योंकि ये केवल समझना जरूरी था, इसका उतना ज्यादा महत्व है नहीं समझना। आपको बस सिंपली क्या लिखना है, आर्टिकल 5 ये क्राइटेरिया है, आर्टिकल 6 ये क्राइटेरिया है, आर्टिकल 7 ये क्राइटेरिया है, आर्टिकल 8 ये बोलता है, आर्टिकल 9 ये बोलता है, आर्टिकल 10 ये बोलता है, और आर्टिकल 11 तो सबसे पहले लिख ही दोगे। बस मैक्सिमम 2 पैरा, मैक्सिमम 2 पैरा मतलब 8 या 9 लाइन, बस। असल में जो आपका आंसर शुरू होगा, जहां पे आपको एग्जामिनर जज करेगा, वो होगा बेटा यहां से, यहां से।
अब जो सारा आपका डिससेटिस्फेक्शन है ना, जो सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर ये क्या, वो क्या, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, सारे सवालों के जवाब यहां छुपे हुए हैं। कहां? हमारे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर। ये एक ऐसा कानून है बच्चों जो हमारे भारतीय नागरिकता के संबंध में, उसके एक्विजिशन के संबंध में, उसके डिटर्मिनेशन के संबंध में डिटेल्ड प्रोविजन बनाता है। वही जो बात हम बार बार कह रहे थे ना आर्टिकल 11 के अंदर की पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। लो, पार्लियामेंट ने बना दिया लॉ। पढ़ लो, पार्लियामेंट ने बना दिया लॉ, अब पढ़ लो। सोच, आ रही है बात समझ में? ये है। अब देखो, अब आगे आने वाली जो बातें होंगी, मतलब लगभग जो अगला आधा घंटा होगा, उसमें लगातार एक के बाद एक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो अगर आपका दिमाग थक गया है तो 20-30 सेकंड्स बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, आंख बंद करके, ठीक है? तब तक मैं भी पानी पी लेता हूं, क्योंकि अगले 30 मिनट में यहां तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, या फिर सब गुड़ गोबर हो जाना है, अंडा अंडा जीरो। 30 सेकंड आंख बंद करो, बिल्कुल रिलैक्स कर लो। चल शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो, हमारा ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसके अंदर टोटल 4 तरीके हैं जिन पे हमको फोकस करना है। देखो, फिर से मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा सब्जेक्ट भारतीय संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में इतने अच्छे प्रावधान नहीं थे नागरिकता के लिए, जिसलिए हमको एक्ट पढ़ना पड़ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ट हमारे सिलेबस में है। हम इस एक्ट को उतने हद तक ही पढ़ेंगे जितना जरूरी होगा हमारे आंसर लिखने के लिए, समझिएगा। अब आप ये गलती मत करने लगना कि इस एक्ट पे पीएचडी करने लग जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है? जितना मैं पढ़ाऊं उतना ध्यान से समझ लो, आपका आंसर बहुत अच्छा लिख जाएगा। तो हम टोटल बच्चों 4 तरीकों पे फोकस करने वाले हैं, जिन 4 तरीकों का इस्तेमाल करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और वो 4 तरीके कौन से हैं? एक है बर्थ, एक है बर्थ, एक है डिसेंट, एक है रजिस्ट्रेशन, और एक है नेचुरलाइजेशन। तो बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, इन चारों आधारों को बारी बारी से समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, आगे वाला पार्ट थोड़ा हैवी लगेगा आप लोगों को, शायद आपसे उतना पर्सनल इंटरेक्ट ना कर पाऊं, पर हिम्मत बांध के रखिएगा, आगे आने वाले आधे घंटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं बर्थ का आधार क्या है हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। यहां पे बोला जा रहा है कि हर एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हर एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ है, और उसका जन्म या तो 26 जनवरी 1950 के दिन हुआ है या फिर उसके बाद में हुआ है, और इस व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 मतलब 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, मतलब 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले,
तो इस ब्रैकेट के अंदर बच्चों, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लोग कवर होंगे उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, केवल इस आधार पर, केवल इस आधार पर कि उनका जन्म भारत में हुआ है। ऐसे लोगों के लिए भारत में जन्म लेना ही काफी होगा भारतीय नागरिकता पाने के लिए। हमको ये पूछने की जरूरत ही नहीं, हमको ये जानने की जरूरत ही नहीं कि उनके पिताजी या माताजी या दोनों या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भारतीय हैं या नहीं हैं, कभी थे या नहीं थे, कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे बढ़िया ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 का, जिसमें केवल और केवल जन्म होने के आधार पर, केवल और केवल जन्म होने के आधार पर बच्चों भारतीय नागरिकता दी जा रही है। समझते चलना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसा हर एक व्यक्ति बच्चों, ऐसा हर एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, पर उसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, तो 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक तभी माना जाएगा अगर उसके माता या पिता में से कोई भी एक, माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक था। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय नागरिक था उस समय पर जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो समझिए इस दूसरे क्राइटेरिया को बच्चे, बहुत ध्यान से समझिए। ऐसे सारे लोग जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच में हो रहा है बेटा, ऐसे सभी लोग, ये जरूरी है अगर उनको भारतीय नागरिकता पानी है कि उनका जन्म तो हुआ ही है भारत में, उसके साथ साथ उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है नहीं, हो भी सकता है ना भी हो, भारतीय नागरिक रहा हो उस समय पर जिस समय जन्म हुआ था। आज भारतीय नागरिक है या नहीं मां बाप, उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। जब जन्म हुआ, जिस समय बर्थ हुई, उस समय पिताजी या माताजी दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा था, 1 जुलाई 1987 से पहले क्या हो रहा था बच्चों, हम मां बाप की नागरिकता देख ही नहीं रहे थे, केवल जन्म होना काफी था किसी भी व्यक्ति का। यहां पर बच्चों 1 जुलाई के बाद और 2 दिसंबर तक हुआ क्या कि हम लोग केवल इतना काफी नहीं मान रहे कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है भारत में, उसके साथ के साथ ये भी मांग रहे हैं कि उसके पिताजी या माताजी में से किसी एक का उसके पिताजी या माताजी के पास भारतीय नागरिकता हो उस समय पर जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट जुड़ गई।
और जितने भी बच्चे यहाँ 3 दिसंबर कर रहे हैं, बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, बिफोर 3 दिसंबर लिख रहा है। क्या लिखा है? बिफोर 3 दिसंबर। बिफोर 3 दिसंबर को दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करो। हाँ, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में है हम लोग। ठीक है, क्लियर है? ये वाले पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो तीसरा पॉइंट, हर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है और उसका जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता या भारतीय नागरिक तभी माना जाएगा जब, ध्यान से सुनिएगा, जब उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक थे उस समय पर जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ, या फिर अगर दोनों भारतीय नागरिक नहीं थे तो कम से कम एक भारतीय नागरिक था और जो दूसरा था वो इलीगल माइग्रेंट नहीं था। अब यहां पे सारा मामला घूम जाता है। अब ये आने लगा आपके धीरे धीरे सीएए की तरफ हम लोग बढ़ने लगे, वो पर्सपेक्टिव आने लगा। समझिए, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे, हर्ष बेटा सुन, पेशेंस ला अपने अंदर, समझ बात को। सीएए समझ लोगे अभी? नागरिकता बिना समझे समझ लोगे? पहला जिक्र आ तो गया, ऐसे कैसे चलेगा? लोग कैसे करोगे, कहां से लाओगे इतना पेशेंस? बहुत लंबी जर्नी है बेटा, एग्जाम की रुला देगी, ये जिंदगी रुला देगी आपको। चलो आ जाओ, इसकी बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। देखो, हर एक व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हो रहा है, जिसका बर्थ इंडिया के अंदर 3 दिसंबर 2004 के बाद हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसके 2 ऑप्शंस हैं। देखो, पहला ऑप्शन तो बेटा ये है कि उसके माँ बाप दोनों, पापा भी मम्मी भी, दोनों भारतीय नागरिक थे उस समय पर जब उस बच्चे का जन्म हुआ। अगर देखो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि पापा भी और मम्मी भी भारतीय नागरिक थे उस समय पर जब जन्म हुआ। पर आ जाता है, अगर ऐसा नहीं है कि पापा भी मम्मी भी दोनों भारतीय नागरिक अगर नहीं हैं, तो भी नागरिकता मिल सकती है। पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कम से कम आपके माँ बाप में से कोई एक, चाहे पापा चाहे मम्मी, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और जो दूसरे हैं, पापा चाहे मम्मी, जो भारतीय नागरिक नहीं है, वो किसी भी अन्य देश के नागरिक हो सकते हैं, चल जाएगा, पर इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट के अलावा चाहे कोई हो, अमेरिका का सिटीजन हो, यूके का सिटीजन हो, कनाडा का हो, कहीं का भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और इलीगल माइग्रेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो भारत देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। और गैर कानूनी तरीके से रहने में 2 तरीके के लोग आते हैं। ऐसे लोग जिनका प्रवेश भारत के अंदर एंट्री ही इलीगल थी, जैसे बॉर्डर वगैरह कूद फांद के आ गए हैं, तो ये सारे लोग इलीगल माइग्रेंट हैं, क्योंकि इनकी तो एंट्री ही इलीगल थी और रहना भी इलीगल नहीं होते। इनके अलावा ऐसे भी लोग जो आए थे बिल्कुल कानूनी तरीके से, वीजा लेके आए थे,
पर वो गए नहीं जब उनको चले जाना चाहिए था कानून के अनुसार, मतलब वीजा एक्सपायर हो गया फिर भी नहीं गए। ये लोग भी इलीगल माइग्रेंट ही होते हैं, जिनकी एंट्री लीगल थी बट रहना इलीगल हो गया है। बस ध्यान रखना है कि आपके माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना, फिर चाहे कोई से देश का फॉरेन सिटीजन हो, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है? समझ में आई बात? अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत स्मार्ट हो। मजाक करते रहते हो पर स्मार्ट हो। बताओ, ये वाली बात समझ में आई? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, इससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है? क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना बच्चे मैं जो बोल रहा हूं यहां पे? मैं आपकी वो समझ पा रहा हूं कि आप कितने उत्सुक हो सब कुछ पढ़ने के लिए, वो तो मैं देख रहा हूं, पर जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारी चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी भी करा सकता हूं, पर उससे क्या होगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, और अगर समझ में नहीं आया तो मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी, पर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। इसलिए थोड़ा सा समय लेके चल रहा हूं, पर कोशिश कर रहा हूं कि आप बच्चों को सबको समझ में आ जाए। ठीक है? और अगर फिर भी बेटा कोई कमी रह जाए करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को जरूर देखा करो, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाए करे तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे टेक्स्ट वगैरह डाल दिया करो। वैसे तो बच्चे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसको रेस्पॉन्ड जरूर करो। ठीक है? चल, ये तो हो गई बेटा बर्थ की बात। बर्थ की बात समझ गई? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उस साल से पहले केवल बर्थ काफी है। उस साल से लेके उस साल तक आपको क्या चाहिए कि आपके माँ बाप में से कोई एक हो भारतीय नागरिक उस समय पर जब जन्म हुआ, और आखिरी में 1 तारीख के बाद आपका जन्म है, आपके माँ बाप के पास दोनों माँ बाप के पास भारतीय नागरिकता थी, या फिर एक माँ बाप के पास भारतीय नागरिकता थी उस समय पे और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं था। ठीक है? अब जो दूसरा बच्चे सिनेरियो है वो है रजिस्ट्रेशन का। इसको और ध्यान से देख लो। किसको? रजिस्ट्रेशन। कोई भी व्यक्ति बच्चों, कोई भी व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? भारतीय मूल का है, मतलब जिसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन रहे हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और ये व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और उसे भारत में रहते रहते बच्चों 7 साल पूरे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 7 साल पूरे हो गए। तो ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। किस बात का रजिस्ट्रेशन? भारतीय नागरिकता पाने का रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं बच्चों एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है। अब इस बात को खुद समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद भी लगाना पड़ेगा। अब यहां पे जब रजिस्ट्रेशन की बात पढ़ेंगे तो हम ऐसे व्यक्तियों की बात करेंगे जिनका जन्म भारत देश में नहीं हुआ है, क्योंकि जन्म ही हुआ होता तो बाई बर्थ के आधार पर जज करेंगे उसको। यहां पे हम देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, पर वो इंडियन ओरिजिन का है, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन रहे हैं, और वो इंडिया के अंदर रह रहा है पिछले 7 साल से, और वो इंडिया के अंदर रह रहा है पिछले 7 सालों से। और ये जो पिछले 7 साल काउंट होंगे, ये कब से काउंट करेंगे? ये उस दिन से काउंट करेंगे जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 जनवरी 2024 को एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं इस ग्राउंड पर, तो मेरे को इसके पिछले 7 साल दिखाने पड़ेंगे, इस तारीख के पिछले 7 साल दिखाने पड़ेंगे कि मैं पिछले 7 सालों में भारत देश के अंदर ही रह रहा हूं, यहीं का रेसिडेंट हूं। ठीक है? तब आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा। तो किसी व्यक्ति का इंडियन ओरिजिन होना, भारत में रेसिडेंट होना 7 साल के लिए उसको एलिजिबल बनाता है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है? दूसरा आधार, ये तो पहला हो गया रजिस्ट्रेशन का दूसरा आधार। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा बच्चों इस वाले को, ऐसा कोई भी व्यक्ति
जिसने शादी की है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने शादी की है एक भारतीय नागरिक से, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने शादी की है एक भारतीय नागरिक से और वो व्यक्ति ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है भारत के अंदर 7 सालों से, 7 सालों से, और 7 साल कब से काउंट होंगे? उसी दिन से जब वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। और आप कहोगे सर फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? इसमें और इसमें क्या फर्क है? क्योंकि यहां पे भी मांग रहे हैं कि 7 साल रेसिडेंट हो इंडिया में, यहां पे भी मांग रहे हैं 7 साल रेसिडेंट हो इंडिया में। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि यहां पे वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है, यहां पे वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का नहीं है, उसने इंडियन सिटीजन से शादी की है। वेरी गुड, वेरी गुड, पकड़ लिया आप लोगों ने। क्राइटेरिया वही है, 7 इयर्स, 7 इयर्स ऑफ रेसिडेंस, बस अलग अलग लोगों के लिए है। एक इंडियन ओरिजिन वाले लोगों के लिए है और एक ऐसे लोगों के है जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है बट जिन्होंने शादी की है, इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आओ तीसरे क्राइटेरिया पे। ऐसे लोग जो माइनर हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे व्यक्तियों के जो भारतीय नागरिक हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, जन्म हुआ होता तो पहली कैटेगरी में जाता। ऐसे बच्चे जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है अगर वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अप्लाई करें, बशर्त है कि उनके माँ बाप भारतीय नागरिक हों। माँ बाप मतलब दोनों भारतीय नागरिक हों। ठीक है, सबसे सिंपल सा क्राइटेरिया। तो दोनों माँ बाप अगर भारतीय नागरिक हैं तो बच्चे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं भारतीय नागरिकता के लिए। तो रजिस्ट्रेशन में 3 सिचुएशंस हो गई, इंडियन ओरिजिन 7 इयर्स, मैरिड 7 इयर्स और माइनर चिल्ड्रन जिनके दोनों माँ बाप भारतीय नागरिक हैं। अब बढ़ते हैं डिसेंट में। अब मुझे फटाफट से बता दो एक बार, रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, माइनर मीनिंग लेस देन 18। एक देखो एक्ट है, कानून है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1861 का कानून है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो डिफाइन करता है माइनॉरिटी मेजोरिटी को, और उसके हिसाब से 18 साल इज द क्राइटेरिया। ठीक है, चल वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं डिसेंट पे। डिसेंट को देख लेते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, मतलब इंडिया के अंदर नहीं हुआ है, भारत से बाहर हुआ है, और उसका जो जन्म हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है या उसके बाद में हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हम भारतीय नागरिक मान लेंगे डिसेंट के आधार पर। डिसेंट का मतलब होता है वंशज, वंशज मतलब जो आपकी हायरार्की आ रही है, फैमिली बाई फैमिली। तो ऐसे व्यक्ति को हम भारतीय नागरिक मान लेंगे डिसेंट के आधार पर अगर उसके पिताजी, ध्यान से सुनिएगा, ये पहली बार हो रहा है, उसके पिताजी भारतीय नागरिक हैं धर्म जन्म के आधार पर। बहुत कठिन क्राइटेरिया है, ध्यान से समझना, क्योंकि काफी बातें कही गई हैं एक ही क्राइटेरिया के अंदर। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटे, सबसे कठिन क्राइटेरिया है ये। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि जन्म भारत में हुआ था तो बाई बर्थ के हिसाब से जज करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है और उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, ऐसा व्यक्ति डिसेंट के आधार पर
मतलब वंशज होने के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकेगा केवल अगर तब जब उसके पिताजी, उसके फादर भारतीय नागरिक हो उनके जन्म के आधार पर। तो पिताजी का नागरिक होना भी जरूरी है। पिताजी का, माताजी के नागरिक होने से काम नहीं चलेगा बच्चों। पिताजी का नागरिक होना भी जरूरी है और पिताजी की नागरिकता का आधार जन्म होना भी जरूरी है। अगर पिताजी नागरिक तो हैं पर उनकी नागरिकता का आधार जन्म नहीं है, मानो वो भी डिसेंट के आधार पर बने थे, काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो पिताजी ही भारतीय नागरिक होने चाहिए और उनकी नागरिकता का क्राइटेरिया हैज टू बी दी बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है बच्चों और उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 मतलब 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है, पर दिसंबर 3, 2004 मतलब 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, ऐसे व्यक्ति को डिसेंट के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है अगर उसके माता या पिता उनमें से कोई भी भारतीय नागरिक हो जन्म के आधार पर। अब आप फर्क कर पा रहे हो दोनों सिचुएशंस में, इसमें और सिर्फ इसमें? इन दोनों में दो फर्क है। इसमें ये फर्क है, एक तो ईयर वाला क्राइटेरिया 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, तो अगर मैं आपको दोनों को मिला के अगर समझाऊं तो ऐसे समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है और भारत के अंदर नहीं हुआ है और उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 के बीच में जितने भी लोगों ने जन्म लिया भारत के बाहर, अगर ऐसे व्यक्ति डिसेंट के आधार पर नागरिकता चाहते हैं तो उनको दिखाना होगा कि उनके पिताजी भारतीय नागरिक हों और उनके भारतीय नागरिकता का आधार जन्म हो। ठीक है, वो सारे लोग जिनका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है पर 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, मतलब 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले, इस पीरियड में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है भारत से बाहर, अगर वो डिसेंट के आधार पर क्लेम करना चाहते हैं नागरिकता, भारतीय नागरिकता, तो वो ये दिखा सकते हैं कि उसके पिताजी या फिर माताजी, ये अच्छी बात है, उसके पिताजी या फिर माताजी दोनों में से कोई भी एक भारतीय नागरिक है जन्म के आधार पर। तो फर्क इतना है कि इस क्राइटेरिया में पिताजी ही चाहिए भारतीय नागरिक जन्म के आधार पर इस क्राइटेरिया में पिताजी से भी काम चलता है, माताजी से भी काम चलता है, पर यहां पे भी जन्म के आधार पर ही होगा, जन्म के आधार पर ही होगा। ठीक है, ये बच्चे हो गया दूसरा क्राइटेरिया डिसेंट का। अब देखो तीसरा क्राइटेरिया, मतलब आखिरी क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है और उसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, 2004 तक तो यहां कवर कर लिया, उसके बाद अगर हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर डिसेंट के आधार पर भारतीय नागरिकता चाहिए तो बहुत कठिन है, पहले ही बता रहा हूं। क्यों कठिन है? क्योंकि यहां पर इस व्यक्ति के मां बाप को, पेरेंट्स को
एक घोषणा जारी करनी पड़ेगी, एक डिक्लेरेशन जारी करनी पड़ेगी, और ये डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है, ये जो व्यक्ति है, इसके पास किसी अन्य कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। ये घोषणा करनी पड़ेगी, लिखित रूप में जमा होगी ये, और साथ के साथ ये भी दिखाना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा लिया था उसके माँ बाप ने इंडियन एम्बेसी के अंदर, उसके जन्म होने के 1 साल के अंदर अंदर। कहने का मतलब है जो भी बच्चे 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म ले रहे हैं, उनके लिए डिसेंट के आधार पर नागरिकता पाना बहुत कठिन हो गया है, जिसमें माँ बापों को घोषणा भी निकालनी पड़ती है कि उस बच्चे के पास पासपोर्ट ना हो किसी अन्य देश का, जहां पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास और कोई नागरिकता नहीं है। और दूसरे नंबर पर ये भी हमको दिखाना पड़ेगा कि उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराया हो आपने इंडियन एम्बेसी के अंदर, उस देश में जहां पे भी वो रहता है, 1 साल के अंदर। ये सबसे कठिन है, विद इन 1 ईयर ऑफ हिज और हर बर्थ। तो डिक्लेरेशन भी चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर चाहिए इंडियन एम्बेसी में। तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे डिसेंट के आधार पर, अगर उस व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। बच्चों समझ गए? समझ गए सब लोग? आई बात समझ में? समझे? डिसेंट समझ में आया? क्लियर है यहां तक? तीनों क्राइटेरिया समझ में आ गए? बहुत कंफ्यूजन है। मैं क्या बोल रहा था कि अगला आधा घंटा दिमाग की दही होने वाली है। तो देखो, 2 काम करने हैं आप लोगों को। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, पर फिर भी 2 काम आपको करने हैं। एक तो जब ये पीपीटी आ जाएगी, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और ये जो तारीखें हैं, बर्थ वाले क्राइटेरिया में, रजिस्ट्रेशन वाले क्राइटेरिया में और डिसेंट वाले क्राइटेरिया में, उन तारीखों को याद कर लेना। कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक कौन सा रूल है, कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक कौन सा रूल है। कठिन नहीं है, 3 लाइनों में समझ में आ जाएगा मैक्सिमम। बस वो एक जगह लिख लेना, जिससे कभी रिवाइज करना हो तो 2 मिनट में रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ आगे का आज पढ़ना है कल पढ़ोगे? क्योंकि अभी बचा है, अभी आधा घंटा और लगेगा। बताओ, अभी नेचुरलाइजेशन बचा है और हल्का सा डिस्कशन बचा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। अमेंडमेंट एक्ट पे तो कुछ नहीं, 2 मिनट का डिस्कशन है। मेन तो नेचुरलाइजेशन बचा है और केसेस बचे हैं, कल करें। देखो कितनी जल्दी, कितना जोश आ गया सभी लोगों को। हाँ, अभी तक सो रहे थे, अब देखो कितनी जल्दी जल्दी कल 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 रिप्लाई आ रहे। कभी मेरे को तो रेस्पॉन्स नहीं किया तुम लोगों ने, इतनी जल्दी सर समझ में आ गया है। चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माफ करो भाई, मेरे को माफ करो। समझ गया, कल पढ़ेंगे, कल पक्का। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी मेरी कल 4 बजे। उम्मीद है जो भी कुछ पढ़ाया समझाया समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नमस्कार।